हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एलएलबी ऑडियो टिप्स के सेगमेंट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम राहुल गुजराल है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 है। इसके हम कुछ लीगल ग्राउंड्स के बारे में जानेंगे विथ सेक्शंस। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लेडीज़ जो है अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है विद द प्रायर परमिशन ऑफ द होनेबल कोर्ट, लेकिन उनको अपना रीज़न देना पड़ेगा कोर्ट में, लीगल ग्राउंड बताना पड़ेगा कि किस लीगल ग्राउंड के आधार पर वो डिवोर्स लेना चाहती हैं अपने हस्बैंड से। सो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, मैं आपको इस इमेज के थ्रू थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि ये जो मुस्लिम लेडी है ये अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है, मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग अपना ये डिवोर्स लेना चाहती है और ये जो है लीगल ग्राउंड्स के आधार पर ही डिवोर्स लेगी। इसको रीजंस बताने पड़ेंगे कोर्ट के सामने विद दी होनेबल कोर्ट की परमिशन से। उसको बताना पड़ेगा कि वो किस लीगल ग्राउंड्स के आधार पर उससे डिवोर्स ले रही है। सो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक में, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय मुस्लिम्स लेडी। इसमें मेन बता रहा है कि इसके बारे में कुछ डिफाइन कर रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय मुस्लिम लेडी के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं। द मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 इज बाउंड ऑफ ऑल मुस्लिम लेडीज विच दे आर रिलेट्स टू एनी स्कूल। इसमें कहने का मतलब यह है मुस्लिम लेडीज़ जो होती हैं वो डिवोर्स ले सकती हैं इस एक्ट के आधार पे जो अलग अलग स्कूल से मतलब बिलोंग करती हैं। अलग अलग स्कूल मतलब कि इनके जो अलग अलग वो होते हैं, मतलब स्कूल्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, उनसे जो बिलोंग करती हैं। मैं स्कूल्स के बारे में भी टॉपिक बनाऊंगा आगे। फर्स्टली पहले हम इसको जानते हैं। स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ये अलग अलग उसमें कैटेगरीज में डिफाइन करे जाते हैं। तो इसके अंदर बताया हुआ है कि जो मुस्लिम लेडी होती हैं वो डिवोर्स ले सकती हैं अपने हस्बैंड से और इनको रीजंस बताना पड़ेगा, अपना रीज़न देना पड़ेगा कोर्ट में। तो इट विल बी इम्प्लाइड इन ऑल ऑफ द कंडीशन, ये सब कंडीशंस में अप्लाई होगा जो लीगल ग्राउंड्स बताए गए हैं। इन अंडर सेक्शन 2 said that dissolution of marriage by wife there are 9 grounds which is shown that the differently way to get the decree of the divorce। देखिए, सेक्शन 2 जो है इस एक्ट का वो ये बताता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में ये बताता है कि वाइफ जो है, वाइफ के पास 9 तरीके के ग्राउंड हैं जो जिस ग्राउंड के आधार पर वो डिवोर्स की डिक्री जो है ले सकती है कोर्ट से। सो आइए आगे चलते हैं। नॉट अवेलेबल ऑफ हस्बैंड, ये भी ग्राउंड है, नॉट अवेलेबल ऑफ हस्बैंड। मैं आपको बताता हूँ, पहला ग्राउंड है ये। इन दी फर्स्ट कंडीशन ऑफ नॉट अवेलेबल ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड का नाम मिलना, अवेलेबल ना होना, फ्रॉम 4 ईयर्स। मान लीजिए हस्बैंड जो है वो गायब है, वो अवेलेबल नहीं है अपनी वाइफ के पास, वो 4 साल से गायब है। सो उस कंडीशन में वाइफ जो है वो क्लेम कर सकती है डिक्री के लिए, डिवोर्स की डिक्री के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का मतलब कि मैरिज को खत्म करने के लिए। बट इट विल बी नॉट वैलिडली बाय सुपीरियर पावर ऑफ कोर्ट, मतलब ये जो है एकदम से कदम नहीं उठाया जाएगा सुपीरियर कोर्ट के पावर से। अब ये एकदम से तो कदम नहीं उठाया जाएगा ना, बिकॉज ऑन देयर वन कंडीशन हैज बाउंड दैट इन बिटवीन 6 months इफ हस्बैंड केम इन फ्रंट ऑफ होनेबल कोर्ट। देखिए, इसमें ये चीज बताई हुई है, कोर्ट के पास देखिए पावर बहुत है, बहुत सुपीरियर पावर है, लेकिन वो एकदम से फैसला नहीं ले सकती। तो इसलिए कहा हुआ है कि वो 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर उन 6 महीनों के अंदर अंदर अगर उसका हस्बैंड जो है कोर्ट के सामने आता है और वो कहता है कि मैं जो है ही सेड दैट आई एम प्रिपेयर टू मैनेज कॉन्जुगल राइट रिलेशन विद माई वाइफ, ये कहता है कि मैं अपने शादीशुदा जीवन को बिताने के लिए तैयार हूँ, मतलब मैनेज करने के लिए तैयार हूँ विद माई वाइफ। सो ऑन दैट टाइम वाइफ अपील विल बी प्रोनाउंस्ड डिसमिस्ड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट में जो उसकी जो पिटिशन डाली गई थी वाइफ के द्वारा डिवोर्स की, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, वो खारिज कर दी जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो आ चुका है और वो ये बोल रहा है कि मैं उसको कॉन्जुगल रिलेशन को बरकरार रखूंगा आगे भी। तो आइए अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नॉट टू गिव एनी मेंटेनेंस, सेकेंड कंडीशन है ये, नॉट टू गिव any maintenance। In with this condition is that if husband will not to give any maintenance to his wife, इस कंडीशन में देखिए बताया हुआ है कि अगर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस ना दे, ना प्रोवाइड करवाए, सो वाइफ इन दिस कंडीशन इज टू बाउंड टू गिव
द डिवोर्स, बट एट दिस सिचुएशन हस्बैंड सेड दैट इन फ्रंट ऑफ होनेबल कोर्ट, मतलब कि इस सिचुएशन के अंदर डिवोर्स की डिक्री ले सकती है कोर्ट से, लेकिन इस सिचुएशन में हस्बैंड कोर्ट के सामने कहता है दैट आई हैव नो मनी एंड आई एम सर्वाइविंग फ्रॉम पेन्यूरी स्टेज। हस्बैंड कहता है कोर्ट के सामने आके कि मैं जो है गरीबी स्टेज पे जी रहा हूँ, गरीबी रेखा में जी रहा हूँ, मेरे पास इतना इनकम सोर्स नहीं है कि मैं उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाऊँ, सो दैट्स वाई आई कांट प्रोवाइड एनी मेंटेनेंस, बट ऑन द अदर हैंड द कोर्ट विल ऑब्जर्व द प्राइमा फेसाई और से दैट टू हर हस्बैंड दैट इट इज़ नॉट वैलिड रीज़न। सो इस चीज़ को सुनते हुए कोर्ट ये कहती है, जब उसने कहा कि मैं जो है प्रोवाइड नहीं करवा सकता किसी भी तरीके की मेंटेनेंस को, और दूसरी तरीके से दूसरी तरफ ये कहती है, कोर्ट ये कहती है कि पहली नज़र में ये कहती है, प्राइमा फेसाई का मतलब होता है पहली नज़र डालना किसी भी चीज़ पर। उसने जब हस्बैंड की स्टेटमेंट उसके कहने पर पहली नज़र जब डाली तो कोर्ट ये कहता है कि ये वैलिड रीज़न नहीं है तुम्हारा, इस कंडीशन के अंदर जो है तुम्हें जो है तब भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा, चाहे कुछ थोड़ा बहुत दो, उनको जो है रखना पड़ेगा तुम्हें अपने पास। सो इन दिस कंडीशन वाइफ कैन टेक द डिक्री ऑफ डिवोर्स। सो वाइफ जो है इस कंडीशन में डिक्री ले सकती है डिवोर्स की। सो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चाहिए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है इफ हस्बैंड इज इन इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मेनली मतलब होता है जेल में होना। इफ हस्बैंड इज इन इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट विद इन 7 ईयर्स, देखिए 7 साल तक की सजा सुनाई गई है उसके हस्बैंड को जेल में, ऑन दैट द वैलिडली सिचुएशन दैट द वाइफ कैन टेक द डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। देखिए उस सिचुएशन के अंदर वो अपने हस्बैंड से जो है डिवोर्स ले सकती है, बट इन द कंडीशन इज एडिड दैट आफ्टर द डिसाइडेड सेंटेंस्ड ऑफ पनिशमेंट दैट हाउ मैनी टाइम ही विल बी इन इम्प्रिजनमेंट। उसकी जब पनिशमेंट डिसाइड होगी उसके बाद ये देखा जाएगा कि उसका जो टाइम पीरियड है, उसका जो पनिशमेंट का टाइम पीरियड है वो कितने टाइम तक इम्प्रिजनमेंट में रहा, उसके अकॉर्डिंग उससे डिवोर्स लिया जाएगा। उसकी वाइफ जो है उससे डिवोर्स तब लेगी। आइए हम अब आगे चलते हैं। कॉन्जुगल राइट्स, ये अगला ग्राउंड है। कॉन्जुगल राइट्स, कॉन्जुगल राइट्स का मतलब ये होता है अपने शादीशुदा रिलेशन को बरकरार रखना, उसको अच्छे से मैनेज करना, मैरिटल रिलेशन को अपना के रखना। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड दैट द मीनिंग ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स। इट मीन्स दैट टू मेंटेन द मैरिटल रिलेशन इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। देखिए मेनली मैंने आपको सिंपल सोवर मतलब ये बताया कॉन्जुगल राइट्स का क्या है, कि कॉन्जुगल राइट्स का मतलब ये होता है अपने शादीशुदा रिलेशन को बरकरार रखना। पहली सीधी तौर से एक मेन लाइन मैंने आपको बता दी, हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैरिटल रिलेशन जो होते हैं उसको अच्छे से बरकरार रखना, अपना के रखना, खुशियाँ रखना, खुशियाँ देना। सेकंड पॉइंट, इफ हस्बैंड इज नॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ऑन दैट कंडीशन वाइफ कैन टेक द डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। देखिए अगर वो अपनी मैरिटल रिलेशन को अपना कर नहीं रखता, बरकरार नहीं रखता, अपनी वाइफ को मारता है, पीटता है, ये करता है, वो करता है, शराब पीता है, और उससे अपना हैप्पीली तरीके से नहीं रहता, तो वाइफ जो है डिवोर्स ले सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करवा सकती है, अपनी मैरिज को जो है कैंसिल करवा सकती है विद द प्रायर परमिशन ऑफ ऑनेबल कोर्ट। सो मुझे उम्मीद है आप ये भी चीज़ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम पढ़ते हैं इसको। इफ हस्बैंड इज इंपॉर्टेंट सो ऑन दैट टाइम वाइफ हैव दैट राइट टू टेक द डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि वो हस्बैंड जो है चाइल्ड रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल ना हो, तो उस टाइम पर भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वो जो वाइफ है उसकी वो करवा सकती है विद द प्रायर परमिशन ऑफ ऑनेबल कोर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। बट कोर्ट विल ऑब्जर्व ऑफ ऑल ऑफ द सिचुएशन दैट द हस्बैंड इज इम्पॉर्टेंट और नॉट। बट उसके कहने से तो कुछ नहीं होता ना, मतलब कोर्ट को भी जो है इस चीज़ को देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें जांचनी पड़ेगी, सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसका डिवोर्स लिया जाएगा ना, उसका डिवोर्स मान्य होगा। सो कोर्ट जो है द कोर्ट विल कवर्ड और टू बाइंड सम टाइम पीरियड फॉर हस्बैंड टू एविडेंट दैट ही इज इम्पोर्टेंट।
मतलब इसमें ये कहा हुआ है कि कोर्ट जो है कुछ टाइम पीरियड बाउंड कर देगी, बांध देगी उसके लिए हस्बैंड को, कि वो अपना सबूत, अपनी चीज़ को बता सके कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। 6 महीने के टाइम के अंदर अंदर उसको बताना पड़ेगा, उसको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कोर्ट के सामने कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। सो जब भी 6 मंथ के बाद, आफ्टर द 6 मंथ, under the time of 6 months, if he will not find out important, so after that wife's petition will be pronounced by dismissed by the honorable court। 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो पाया जाता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सो जो वाइफ ने उसके अगेंस्ट में पिटीशन डाल रखी थी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, डिवोर्स की डिग्री लेने के लिए, वो होनेबल कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दी जाएगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको केयरफुली सुनिएगा प्लीज़। सो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है। सो आइए हम अपने अगले ग्राउंड की तरफ चलते हैं। बाय मेंटली कंडीशन ऑफ हस्बैंड। देखिए, बाय मेंटली कंडीशन ऑफ हस्बैंड का मतलब ये है कि वो किसी भी तरीके से अनसाउंड हो जाए, मेंटली कंडीशन हो जाए। सो हम इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(6) सेड दैट इफ हस्बैंड इज इन मेंटली कंडीशन फ्रॉम 2 years, देखिए 2 साल से अगर हस्बैंड जो है मेंटली कंडीशन से सरवाइव कर रहा है उसके साथ, अपनी वाइफ के साथ, और ही इज सफरिंग फ्रॉम अदर डिसीजेज। देखिए मेंटली कंडीशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ और अदर डिसीजेज है उसको। ऑन दैट सिचुएशन वाइफ कैन टेक द डिक्री ऑफ डिवोर्स फ्रॉम द कोर्ट। प्रायर कंडीशन, इसके अंदर कंडीशन ये चीज होनी चाहिए कि वो मेंटली कंडीशन हो, मेंटली डिस्टर्ब हो हस्बैंड उसका, तभी उसको डिवोर्स की डिक्री मिल सकती है। सेकेंडली, देन द कोर्ट विल एडजुडिकेट विद ऑल सिचुएशंस और टू टेक सम रिलीवेंट लॉ स्टेप्स। तभी कोर्ट जो है उसको एडजुडिकेट करेगी। एडजुडिकेट मतलब कि देखेगी, परखेगी हर चीज को, सारी सिचुएशंस के बारे में, तभी कोर्ट जो है कुछ रिलीवेंट लॉ के स्टेप उठाएगी। देन द कोर्ट विल डिसाइडेड दैट द डिक्री ऑफ डिवोर्स, तभी कोर्ट जो है डिसाइड करेगी डिक्री ऑफ डिवोर्स के बारे में। डिवोर्स की पिटीशन, डिवोर्स की जो डिक्री है उसको तब पास करेगी अगर वो मेंटली कंडीशन में हुआ तो, एविडेंट के बाद, उसके सबूत के बाद कि वो मेंटली कंडीशन में है। तो आइए हम अपने अगले ग्राउंड की तरफ चलते हैं। देखिए अगला ग्राउंड है बाय वाइफ अनएक्सेप्टेंस ऑफ दैट मैरिज। देखिए वाइफ ने जो है अनएक्सेप्ट कर दी मैरिज, अपनी मैरिज उस हस्बैंड से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(7), if wife will do unacceptance of her marriage, on that condition wife can take the decree of dissolution of marriage। देखिए सेक्शन 2(7) जो है वो ये बताता है कि अगर वाइफ जो है अगर अनएक्सेप्ट कर देती है अपनी मैरिज को, सो उस कंडीशन में वाइफ जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री, जो डिवोर्स की डिक्री जो है वो कोर्ट से प्राप्त कर सकती है, बट इन सम कंडीशन in which is that this marriage had decided by age of puberty। देखिए एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है। एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब ये होता है कि उसकी जो 15 साल की जो एज है, मान लीजिए 15 साल की एज तक के जब नीचे होते हैं, मान लीजिए उसके जो गार्जियन होते हैं वो उसकी शादी करवा देते हैं लड़की की, लेकिन लड़की तब वो एक्सेप्ट करने के लिए मना करती है कि भाई मैं इस चीज़ को, शादी को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, लेकिन उसके गार्जियन तब भी करवा देते हैं। मान लीजिए बाद में एज ऑफ प्यूबर्टी में आने के बाद वो अपने आप फैसला खुद लेगी कि मुझे आगे इस मैरिज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। वो अपनी मैरिज को वहीं पर कैंसिल करवा सकती है, अनएक्सेप्टेंस कर सकती है, क्योंकि वो एज ऑफ प्यूबर्टी के उसमें आ जाएगी। हमारे में ये होता है कि भाई हम सब में 18 साल की एज जो होती है, एक वो होती है कि भाई अब लीगली जो है बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी देख सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो लेकिन इसमें यह है, लेकिन अब ये चीज़ तो हमने ही बनाई है ना 18 साल की एज जो है, लेकिन मेनली जो एज ऑफ प्यूबर्टी की जो एज होती है वो मेनली कब आ जाती है, 12 साल, 13 साल, 17 साल, 16 साल, 15 साल। हर एक कंट्री के अपने अपने एज ऑफ प्यूबर्टी की एज होती है, किसी में जल्दी आ जाती है, किसी में लेट आ जाती है। सो शी हैव ए राइट टू अनएक्सेप्ट ऑफ दैट मैरिज। वो फिर अपनी मैरिज को अनएक्सेप्ट कर सकती है एज ऑफ प्यूबर्टी में आने के बाद, 15 साल के बाद। एज ऑफ प्यूबर्टी जो है 15 साल की भी होती है, 13 साल तक की भी होती है, 12 साल तक की भी होती है। एज ऑफ प्यूबर्टी में आने के बाद वो अपनी मैरिज को जो है अनएक्सेप्ट कर सकती है, और बिफोर द क्रॉस ऑफ 18 ईयर्स। लेकिन 18 साल की एज जो है क्रॉस करने से पहले ही उसको अनएक्सेप्ट करना पड़ेगा, अनएक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपनी शादी। अगर वो कंटिन्यू रखना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है,
शी हैव राइट टू गेट द डिक्री ऑफ डिवोर्स बट इन अदर सम कंडीशन। तब भी जो है उसको कुछ और कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन इसमें भी वो डिक्री ले सकती है डिवोर्स की। सो मुझे उम्मीद है आप ये भी चीज़ समझ गए होंगे। आइए अब हम आगे चलते हैं। द कंडीशन विच इज डिफाइंड दैट द अनएक्सेप्टेड ऑफ मैरिज, ये उसी का ही टॉपिक है, अनएक्सेप्टेंस का ही। पहला, बिफोर 18 ईयर्स शी अनएक्सेप्टेड द मैरिज। इसमें कहा हुआ है कि कुछ कंडीशन जो है उसमें ये भी बताई हुई हैं कि वो अनएक्सेप्टेंस्ड मैरिज की जो है कि उसके अंदर 3 ग्राउंड बताएं, 3 चीज़ें बताई हुई हैं कि वो क्या हैं। पहला ये, बिफोर 18 ईयर्स शी अनएक्सेप्टेड द मैरिज, डेट मैरिज, कि वो 18 साल की जब वो हो तो वो अपनी मैरिज को 18 साल से पहले अनएक्सेप्ट कर दे। सेकंड, दिस मैरिज इज डन बाय द गार्जियंस, कि वो मैरिज जो है गार्जियंस के द्वारा ही हुई हुई हो, मतलब कि एज ऑफ प्यूबर्टी में आने से पहले गार्जियन नहीं उसकी शादी करवाई गई हो। थर्ड, इन मैरिज प्रीवियसली टाइम देयर वर नो कंप्लीटली कोएबिटेशन। कोएबिटेशन मतलब कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी रिलेशन है, जो भी रिप्रोडक्शन, चाइल्ड रिप्रोडक्शन का जो भी रिलेशन है वो ना हुआ हो। समझ गए होंगे आप कि इन मैरिज प्रीवियसली टाइम देयर वर नो कंप्लीटली कोएबिटेशन, जो भी रिलेशन है वो ना हुआ हो। सो आइए अब हम आगे चलते हैं ग्राउंड में। अगला ग्राउंड है बाय क्रुएलिटी। इफ हस्बैंड बिहेव रूडली फ्रॉम हिज वाइफ, सो अकॉर्डिंगली टू सेक्शन 2(8) से दैट द डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड इफ हस्बैंड टॉर्चर्ड टू हिज वाइफ और ब्लैकमेल। इसमें कहा हुआ है कि अगर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से रूडली बिहेव करता है, सो उस टाइम पर अकॉर्डिंगली सेक्शन 2(8) ये कहता है कि डिवोर्स जो है वाइफ अपने हस्बैंड से ले सकती है अगर उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर करता है और ब्लैकमेल करता है। इट इज द सुपीरियर राइट विद वाइफ टू गेट द डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये जो है सबसे सुपीरियर राइट है उसके पास कि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिवोर्स की डिक्री ले प्राप्त कर ले। उसके पास ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, उसमें जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री वो जल्दी प्राप्त कर सकती है। बट इन देयर आर शोन डैट दी सम कंडीशनली पॉइंट्स आर, उसको जो है कुछ पॉइंट्स शो करने पड़ेंगे कि पहला ये, इफ हस्बैंड विल बिहेव रूडली, कि उससे अगर रूडली बिहेव करे तो। सेकंड, इफ हस्बैंड विल वायोलेट द राइट्स ऑफ हिज वाइफ। देखिए अगर अब वो वाइफ को मारता है, पीटता है, उसके राइट्स का उल्लंघन करता है, उसको कहीं आने जाने से रोकता है, टोकता है, बात करने से किसी से, तो उस अकॉर्डिंग भी वो ले सकती है डाइवोर्स। थर्डली, इफ हस्बैंड ट्रांसफर्ड टू हर प्रॉपर्टी टू एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन को वो जो है अपनी उसकी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दे, तो उसकी प्रॉपर्टी किसी और को उससे बिना पूछे किसी को ट्रांसफर कर देता है, तो उस कंडीशन में भी ले सकती है। हम आइए आगे चलते हैं, इसमें ही चौथा पॉइंट जानते हैं। और हस्बैंड इज रिस्ट्रेंट दैट वेयर शी हैव ए रिलीजन, उसका रिलीजन मान लो चेंज करवा देता है, उसके रिलीजन से नहीं होता वो चीज़, उसके रिलीजन को नहीं मानता, उससे जो है मारता है, पीटता है, कुछ भी किसी भी तरीके का उसके साथ जो है उसका उल्लंघन करता है राइट का किसी भी तरीके का। पांचवा ये, और इफ़ हस्बैंड हैव मोर वाइफ्स, अगर हस्बैंड की काफ़ी वाइफ्स हैं, वैसे तो मुस्लिम लॉ में जो है, मोमडन्स में जो है कि भाई वाइफ्स तो मतलब ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन अगर इसमें पॉइंट बताया हुआ है कि और इफ़ हस्बैंड हैव मोर वाइफ्स बट विद ऑल्सो दैम बिहेव नॉट गुड बिहेवियर, लेकिन उसका जो है गुड बिहेवियर ही नहीं है, तब भी उसी आधार पर भी ले सकती है वो डाइवोर्स। अगला पॉइंट, दैट इट इज द सम कंडीशन विच इज शोन दैट द वाइफ कैन टेक द डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन अंडर एक्ट 1939। इसमें ये बता रहा है कि ये कुछ कंडीशन थी, कुछ कंडीशंस हैं जो ये बताती हैं कि वाइफ जो है डिवोर्स ले सकती है, डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री ले सकती है कोर्ट से। सो आइए अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे जानते हैं इस चीज़ के बारे में। देखिए, एन अदर ग्राउंड विच वाइफ कैन टेक द डिक्री ऑफ डिवोर्स। देखिए कुछ और ग्राउंड्स भी हो सकते हैं ना, ये ग्राउंड्स के अलावा भी कुछ और अदर ग्राउंड हो सकते हैं जो लॉ के द्वारा मान्य हो। बाकी इस एक्ट के अंदर ये 9 ग्राउंड जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आइए अब हम इसको भी पढ़ते हैं। इन देयर सम ऑफ द कंडीशन इज डिसाइडेड दैट द वाइफ हैव दैट राइट ऑल्सो टू गिव और डिक्लेयर द डिवोर्स फ्रॉम द कोर्ट बाय द डिक्री ऑफ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड बट इन सम कंडीशनली वे। इसमें कहा हुआ है कि
यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो डिसाइड करती है, जो वाइफ जो है उसके पास राइट है डिक्लेयर करने का, अपनी मतलब जो डिवोर्स है उसको लेने का, डिक्री ऑफ डिवोर्स को लेने का अपने हस्बैंड से, बट कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट के द्वारा। पहला तो ये है, इसमें दूसरा ग्राउंड ये बता रखा है, इसमें अलग ग्राउंड है, इसमें खुला, खुला KHULA, खुला मतलब कि ये एक राइट होता है, ये वाइफ के पास ही होता है। मैं कोशिश करूंगा आगे कि इसके बारे में भी आपको पूरा बताऊं कि वाइफ के पास कौन कौन से राइट होते हैं डिवोर्स लेने के, और हस्बैंड के पास कौन कौन से लीगल टर्म्स होती हैं, जब उनके मुस्लिम टर्म्स होती हैं, जिसको आप अच्छे से कवर थ्रू कर सकें, गो थ्रू कर सकें उसको अच्छे से। मतलब इसमें ये बता रखा है खुला, खुला जो है एक मेनली वेपन होता है मुस्लिम लेडी के पास, जिससे वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। खुला का मेन मतलब ये कि अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स इनिशिएटेड बाय द वाइफ विच इज इफेक्टेड बाय द रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड वेडिंग गिफ्ट। खुला का मतलब ये कि वो अपनी वाइफ, जो वाइफ है, ये एक डिवोर्स जो है, एक शुरुआती जो है, मतलब कि डिवोर्स जो है वो इफेक्ट करता है, जो उसको हस्बैंड जो है उसको रिटर्न कर देता है, उसका गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट, मतलब उसका वेडिंग गिफ्ट जो है उसको दे देता है, उसका जो उससे कोई भी तरीके की लड़ाई हो, कुछ भी हो, तो उसका जो है उससे क्लियर आउट कर देता है। तो उस कंडीशन में भी वाइफ जो है डिक्री ले सकती है डिवोर्स की। लास्टली, और अदर कंडीशन कैन बी ऑल्सो अवेलेबल दैट इट इज द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज 1939 एक्ट। इसमें क्या रखा है कि कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं, कुछ और कंडीशन अवेलेबल भी हो सकती हैं जो इस एक्ट के अंदर बताई गई हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। सो अगर प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से इस वीडियो को समझ गए होंगे, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं आगे भी ऐसी ही आपके लिए लॉ की वीडियो लाता रहूँगा। सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। सो ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।